टर्म 2 क्लास 10th बोर्ड प्रिपरेशंस का एक दौर चल रहा है, जिस दौर में अब आपके सामने अंतिम चैप्टर लेकर के प्रस्तुत हुआ। इससे पहले कि सारी प्लेलिस्ट तैयार है, जिसमें केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट आपको बना करके छोड़ दी गई, जहां पर आपको कार्बन कंपाउंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस जो कि टर्म 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ऑलरेडी उसका प्लेलिस्ट बन चुका है। इसके अलावा बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, इवोल्यूशन का पार्ट तो काट ही दिया गया जैसा आपको पता है, और फिजिक्स में भी इलेक्ट्रिसिटी था जो कि बहुत महत्वपूर्ण, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका भी प्लेलिस्ट आपके पास तैयार है। अब साइंस के अंतिम और सबसे बेहतरीन और सबसे नॉलेजफुल एक चैप्टर, जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में शुरू से लेकर के अंत तक रहने वाला है। इसमें बहुत सारे ऐसे फेनोमेनन की बात होगी जिसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी लाइफ में इस रूप में देखा है कि ये हमारे जीवन में क्यों घटित होती है। अब जैसे बढ़ती हुई गर्मी, या कभी सर्दी बहुत पड़ती है, कभी कभी बारिश के मौसम में पत्थर गिरने लगते हैं, कभी अब हम लोग कहते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि लाइफ बिल्कुल जैसे इम्पॉसिबल सी लग रही है, या कभी माइनस में टेम्परेचर चले जाना, या फिर अभी हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ और हम लोग सुन रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन। ऐसी तमाम टॉपिक्स को एक साथ समेट कर ये चैप्टर आपके सामने आया, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। अब इन्वायरमेंट शब्द का मतलब होता है पर्यावरण, यानी कि हमारी जो अर्थ है, हमारे अर्थ के अराउंड में कुछ लेयर्स बने हुए हैं जो हमें अलग अलग तरह की हार्मफुल किरणें और सूर्य से निकलने वाली बाकी सारी ऊर्जा से न सिर्फ हमें बचाते हैं, बल्कि हमारे लाइफ को और सुगम भी बनाते हैं। और ये इन्वायरमेंट हमारे पास, इसको दो तरह से हम लोग लेकर के देख सकते हैं। एक, जब आप लाइफ की बात करें तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं हमें हेल्दी इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अब यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर अच्छी सोच और अच्छी तरह के हमारे विचारों से मिले जुले हुए लोग हों। और जब इन्वायरमेंट की बात की जाती है और जब इसमें पृथ्वी का संदर्भ होता है, यानी कि जब हम अपने अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो ब्लैंकेट जिसने अर्थ को प्रोटेक्ट कर रखा है। तो देखिए पहला लाइन कह रहा है, वी हैव हर्ड दैट वर्ड इन्वायरमेंट ऑफन बीइंग यूज्ड ऑन द टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड पीपल अराउंड अस। आवर एल्डर्स सेड दैट द इन्वायरमेंट इज नॉट what is used to be earlier. Others say that we should work in a healthy environment, and global summit involving the developed and developing countries regularly held to discuss environmental issue. अब आप यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये देखिए कि हमने सुना है कि environment जो है ये टीवी, न्यूज़पेपर्स में तमाम जगह हम लोग इस बात को सुनते रहते हैं। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं हमसे कि environment जो है is not what used to be earlier, यानी कि ये वो नहीं है जो पहले यूज किया जाता था। अदर्स से दैट वी शुड वर्क इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें एक ऐसे एनवायरनमेंट में वर्क करना चाहिए जो बिल्कुल स्वस्थ हो, यानी कि अच्छी मानसिकता से जुड़े हुए लोग हो। ग्लोबल समिट की बात करें, यानी कि वैश्विक जो भी सम्मेलन होता है वहाँ पर भी डेवलप्ड, यानी कि जो कंट्री पहले से डेवलप्ड हो चुकी है या फिर विकासशील देशों के बीच में लगातार पर्यावरण के मुद्दों पर बात होती रहती है, यानी कि एनवायरनमेंट का मतलब पर्यावरण है। In this chapter, we shall be studying how various factors in the environment interact with each other and how we impact the environment. यानी कि इस चैप्टर में हम लोग environment यानी पर्यावरण के विषय में पढ़ेंगे कि पर्यावरण के वो कौन से मुद्दे हैं जो हमारे जीवन में बहुत मैटर करते हैं और हम उनमें किस तरह से हमारा उनका इन्फ्लुएंस होता है। अब जैसे देखिए, सिंपल तौर पे इंसानों ने अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए एयर कंडीशंस और रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल शुरू किया। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उनमें कूलेंट्स जो यूज़ होते थे वो हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज करते थे। एक तरफ हमारी ही आदतें, चाहे वो व्हीकल चलाना हो, गाड़ियाँ हो, इंडस्ट्रीज़ हो या डिफॉरेस्टेशन हो, ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, यानी कि इस एक इन्वायरमेंटल साइकिल को हम डिस्टर्ब करते हैं। तो कहने का मतलब है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फेनोमेनन होते हैं जिनका हमारे लाइफ में इम्पैक्ट होता है और हम किस तरह से पर्यावरण में हमारा इफेक्ट देखा जा सकता है। What happens when we add our waste to the environment? क्या होता है जब हम अपने घर के कूड़े कचड़ों को या हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले ऐसे जो भी कूड़े कचड़े होते हैं उनका हम जब इन्वायरमेंट में उनको डिस्पोज करते हैं तो क्या होता है। देखिए, इन आवर डेली एक्टिविटी वी जनरेट लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज करते हैं जिसको खाओ और फेंको, चाहे वो सब्जियों के छिलके हों, चाहे फ्रूट के पल्प्स हों, या फिर आपके घर में छोटे मोटे पॉलीथीन के बैग्स हों, या तमाम चीज़ें हों, या फिर कागज़ हो, या ऐसे घर के छोटे मोटे कूड़े कवर। अब इन सारी चीज़ों को आप बाहर फेंक देते हैं। व्हाट आर सम ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल? व्हाट हैपेंस आफ्टर वी थ्रो देम? लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। हम किस तरह के कूड़े कचरे फेंकते हैं, उनका नेचर कैसा होता है और उनके साथ क्या होता है। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी के जरिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इनका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है।
Collect waste material from your home. This could be include all the waste generated during a day, like kitchen waste, waste paper, empty medicine bottles, strips, bubble packs, odd and torn cloths and broken footwear. मतलब सब कुछ, जूता, कपड़ा, लत्ता, सब्जी, साग, छिलका, छिलकी, जो भी है A to Z, सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो दवाई के पत्ते हों, कप सिरप की बोतल हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ये सारी चीज़ें जो एक दिन में आपके घर से बाहर निकलती है, उसको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए. Bring this material in a pit in the school garden, or if there is no space available, you can collect the material in an old bucket, flower pot and cover with at least 15 centimeter of soil. या तो इन सारी चीज़ों को उठाओ, स्कूल में ले जा करके मिट्टी में गाड़ दो, लेकिन स्कूल वाले तो आपको खुद ही गाड़ देंगे उसमें. तो इससे बेहतर है कि आप अपने घर में एक बड़ी सी बाल्टी ले लीजिए, उसमें 15 सेंटीमीटर की हाइट तक मिट्टी रख दिए, उसमें ये सारी चीज़ों को क्या करना है, रख देना और ऊपर से ढक देना है. आपने ढक दिया. कीप दिस मटेरियल मॉइस्ट एंड ऑब्जर्व एटलीस्ट 15 डे इंटरवल. अब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी गिराते रहिए और 15 दिन तक उसमें वॉच करते रहिए. What are the materials that remain unchanged over long period of time? आप उन चीज़ों पे वॉच करिए जो जैसे थे 15 दिन बाद भी वैसे ही हैं, और फिर उन चीज़ों पर भी वॉच करिए जिनके स्ट्रक्चर में आपको बदलाव देखने के लिए मिल रहा है. Of these materials that are changed, which one changed the fastest? अब इसमें देखो कि कौन से मटेरियल ऐसे थे जो बहुत जल्दी बदल गए अपने रूप में. अब जैसे आलू का छिलका, उसको डालेंगे 1-2 दिन में भी वो गायब हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा वो. और एट द सेम टाइम उसी में आपने एक प्लास्टिक की बोतल डाल दी है, 15 दिन क्या 15 साल क्या 15 महीने तक आप वेट कर लो, 100 साल तक वेट कर लो, प्लास्टिक की बोतल जैसे की तस पड़ी रहेगी, उसमें कोई चेंज आना नहीं है. तो यहाँ पर इस एक्टिविटी ने हमें ये बताया कि हम अपने एनवायरनमेंट में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है. सड़क पे ये गाड़ियाँ चल रही हैं, आज हम लोग ये तमाम लग्जरियस लाइफ के लिए जो भी लाइट्स वगैरह या जो भी एसी वेसी यूज़ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इससे रिलीज होकर के हमारी बॉडी के इंटरेक्शन से एक अलग तरह की गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज कर रही है वो एनवायरनमेंट में रिलीज की जा रही है. और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहद नुकसानदायक है. हम खुद ही अपने आप को मौत के करीब ले जा रहे हैं. हालांकि ये इतना स्लो डेथ है कि आपको पता भी नहीं चलेगा. आज हम और आप मिल करके पृथ्वी का तापमान दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं. क्या ये संभव नहीं है कि एक दिन ग्लोबल वार्मिंग इतने लेवल पे बढ़ जाएगा कि हमारे तमाम ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे? और आपको पता है ना कि ग्लेशियर पिघलेगा तो वाटर लेवल अर्थ का बहुत हाई हो जाएगा. ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी में 1/3 केवल पानी है. सिर्फ एक पार्ट में, सिर्फ उस 25% में हम रह रहे हैं, बाकी 75% ऑलरेडी वाटर है. और सोचो कि और वाटर लेवल राइज होगा तो यहाँ के नदी, समुद्र और महाद्वीपों का क्या होगा. ये सब हमें डुबा देंगे, बहा देंगे, हमारी जीवन नर्क से भी बदतर हो जाएगी. इसके पीछे का एक सबसे बड़ा वजह यह है कि हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंटल बैलेंस के साथ खिलवाड़ कर रहा है. ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. We have seen in the chapter on life processes that food we eat is digested by various enzymes in our body. Have you ever wondered why this same enzyme does not break down everything we eat? क्या बात है, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है. लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि हम जो खाना खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर में जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको डाइजेस्ट करते हैं. लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम ईंट पत्थर खा लें, सीमेंट खा लें, प्लास्टिक के कपड़े खा लें और फिर कहें कि हमारा पेट तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर रहा है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये हमारे लिए समझने का विषय है कि जो हम खाते हैं, जो हम खाते पीते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं हमारी लाइफ में, हमारे एक पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में जो स्पेसिफिक चीज़ों को ही डाइजेस्ट करते हैं. उसी प्रकार से जो ये बैक्टीरियल एक्शन होता है किसी भी सामान पर, जो हमारे घर का वेस्ट होता है, ये सारी चीज़ों को डिकम्पोज नहीं करता. इससे 2 कैटेगरी निकल के आती है. पहली बायोडिग्रेडेबल, दूसरी नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का मतलब होता है, बायो मीन्स लाइफ, डिग्रेडेबल मतलब जो उसको नष्ट कर सके, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से उनको खत्म किया जा सके. जैसे कि आपने देखा होगा कि सब्जी के छिलके आप मिट्टी पे भी फेंक दो या कहीं भी फेंक दो, धीरे धीरे वो गायब हो जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं, यानी कि बायोडिग्रेडेबल है. लेकिन एट द सेम टाइम आपने पॉलीथीन फेंका, लेकिन वो पॉलीथीन आपने कई महीनों कई सालों तक देखा, यानी कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. यानी कि हमारा इन्वायरमेंट में नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को थ्रो करना हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है. यहाँ तक कि आपको जानकारी के लिए भी बता दें कि अगर एक खेत है उसमें एक लेयर पॉलीथीन की बिछा करके ऊपर से मिट्टी रख दी जाए और कुछ महीनों के लिए उसको छोड़ दिया जाए तो वो खेत अनफर्टाइल हो जाएगा.
उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सोचो इतनी पॉलीथीन जितना हम यूज़ कर रहे हैं, अगर ये कायदे से एक जगह अगर इकट्ठा हो जाए तो न जाने कितनी ज़मीन बंजर हो जाएगी और न जाने हम किस हालात में होंगे जब हमारे पास फूड प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। अच्छा, ठीक उसी तरह से आगे का लाइन कर, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। हर एंजाइम की अपनी एक खास एक्शन होती है। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, जैसे पेप्सिन, ट्रेप्सिन हमने पहले भी पढ़ा है, प्रोटीन और फैट की बात हमने पहले भी पढ़ी। दैट इज व्हाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल। इसी कारण से हम कोयला खा ले, कागज खा ले, पत्ते खा ले, उससे हमें एनर्जी नहीं मिल रहा है। अभी हम कोयला खा ले पेट भर, कि हमने तो पेट भर कोयले का जूस पिया है, कोयले का जूस पी लिया तो पेट भर गया, तो हमसे कोयले से एनर्जी मिलेगी? नहीं, हमारी बॉडी कोयले से कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी जो हमें एनर्जी दे सके। आगे, बिकॉज ऑफ दिस मेनी ह्यूमन मेड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर सैप्रोफाइट्स। यानी कि सिंपल इसी तरीके से जो हमने डिस्पोज किया था ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें हमारे मतलब जो बैक्टीरियाज हैं उनके द्वारा डिकम्पोज नहीं हो पाएगी। These materials will be acted upon by physical process like heat and pressure under ambient condition found in our environment. These persist for a long time. हमारे यहाँ के नेचुरल तापमान को देखते हुए और इन सब कंडीशंस में ये लंबे समय तक हमारी पृथ्वी पर वैसे ही बने रहेंगे और इन पर कोई खास असर नहीं होगा। Substance that are broken down by biological process are said to be biodegradable. यानी कि वो सामान जिसको बायोलॉजिकल एक्शन से डिकम्पोज किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, उस सामान को हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और एट द सेम टाइम वो सब्सटेंस जिन पे किसी भी बायोलॉजिकल चीज़ों का अटैक ना हो और उससे वो डिकम्पोज ना हो पाए, उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। Substance that are not broken down. Again, this substance may be inert and simply persist in the environment for a long time or may harm the various members of the ecosystem. और ये लंबे समय तक रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पर्यावरण में रह करके इसमें रहने वाले जीवों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जब से बेस्ट एग्जांपल है, आप नदियों में फैक्ट्री से निकलने वाली गंदगी को फेंक दो, नदियों में अपने घर का कूड़ा कचरा फेंको, पॉलीथीन फेंको, धीरे धीरे नदियों के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे एक्वेटिक लाइफ पर असर पड़ेगा। वो पानी पॉइजनस हो जाएगी, जो जीव उसमें रहेंगे उस पानी को पी के मर जाएंगे। और फिर दूर दराज के गाँवों में वो लोग जो उस पानी पर डिपेंड करते हैं वो उस पानी को भी पी करके मर जाएंगे। इस प्रकार से कहीं ना कहीं वो हमारे इकोसिस्टम को भी डैमेज करेगा। अगली एक्टिविटी बच्चों देखिए, यूज द लाइब्रेरी और इंटरनेट टू फाइंड आउट मोर अबाउट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जा करके नेट पर सर्च करिए और बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं, उनके विषय में लिस्ट बनाइए। हाउ लॉन्ग आर वेरियस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू लास्ट इन आवर एनवायरनमेंट। ये भी पता करने की कोशिश करिए कि इनमें से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसकी लाइफ कितनी है। जैसे एक प्लास्टिक की बोतल, एक स्प्राइट की बोतल हमने ले ली और उसको ले जाकर के हमने एक मिट्टी में फेंक दिया, कितने सालों तक उसकी लाइफ है, कब तक वो नष्ट नहीं होगा, इसको भी जानने की कोशिश करें। दिस डेज न्यू टाइप ऑफ प्लास्टिक व्हिच आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल आर अवेलेबल। आज की डेट में नई प्लास्टिक्स बनाई जा रही है जिनको बायोडिग्रेडेबल तरीके से बनाया जा रहा है ताकि हम लोग उनका इस्तेमाल करें और जब उनको हम डिस्पोज कर दें तो धीरे से वो नष्ट हो जाए। चलिए कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। Why are some substances biodegradable and some non-biodegradable? Because some substances are having the action of microorganisms or bacteria. आप समझ रहे हैं, कुछ ऐसे सामान होते हैं जिन पर बैक्टीरिया या माइक्रोब्स का एक्शन होता है उनको डिकम्पोज करने में। दैट इज वाई सम सब्सटेंसेस आर बायोडिग्रेडेबल। एट द सेम टाइम कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों है? बिकॉज दे डोंट हैव द इफेक्ट ऑफ एनी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दूसरा प्रश्न, गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड इफेक्ट द एनवायरनमेंट। कोई दो तरीके बताइए जिस तरह से बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमें ये अच्छी तरह से पता है कि चाय की पत्ती है वेस्ट हो रही है, घर में बहुत सारी चाय पत्ती कलेक्ट करो, उसको आप खेतों में डाल दो, ये आपके खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, एक मैन्योर का वर्क करेगा, तो इसने इफेक्ट किया आपके एनवायरनमेंट को। एट द सेम टाइम है आप गोबर है, डंग जिसे हम कहते हैं, उन डंग को ले लो, आप खेतों में डाल दो, उस डंग से आप बायोगैस बना सकते हो, बिजली का प्रोडक्शन कर सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको आप रिसाइकल करके एक ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं, एक एनर्जी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ये दो तरह से आपको ये
इफेक्ट करेगा। तीसरा पॉइंट, गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड इफेक्ट आवर एनवायरनमेंट। दो तरीके का है, सिंपल है। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी प्लास्टिक्स हैं, इन प्लास्टिक्स को आप नदियों में फेंक रहे हैं या जमीन में मिट्टी में गाड़ रहे हैं, एट द सेम टाइम ये आपके सॉइल की फर्टिलिटी को भी कम कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आपके रिवर को भी पॉइजनस कर रहे हैं। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो हमारे समाज में लंबे समय तक रहते हैं और इन्हें आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है और बदले में ये हमारे एनवायरनमेंट को चोट भी पहुंचाते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग अगली टॉपिक में, इकोसिस्टम की बात करते हैं। व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। पहले तो ये समझिए इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम एक वर्ड है, इको सिस्टम में एक वर्ड है इको, ये हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ के एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करता है। जिस प्रकार से हम इन पौधों से जुड़े हैं और ये पौधे इन मिट्टी से जुड़े हैं और ये मिट्टी बिना पानी के अधूरी है। हम पूरे समाज में जितनी भी चीज़ों को देखते हैं इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और एक एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक यानी कि जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो लिविंग चीज़ें हैं, और एट द सेम टाइम एबायोटिक जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक इंट्रैक्शन बना करके ही हमारे इन्वायरमेंट का निर्माण हुआ। अगर ये धरती नहीं होती तो हम नहीं होते, जबकि धरती कोई जीवित चीज़ नहीं है, वो नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी इस धरती की वजह से हम जीवित हैं क्योंकि इसी पर हम फल फूल तमाम चीज़ें उगा करके हम अपने जीवन यापन को करते हैं, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। All organisms such as plant, animal, microorganism and human being as well as physical surrounding interact with each other to maintain a balance in nature। वही लाइन आ गया कि जितनी भी चीजें यहाँ पर चाहे प्लांट एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की बात करें या फिर और आसपास की चीजों की बात करें, ये दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और लाइफ को आगे बढ़ाती हैं। और ये जब लाइफ को एक दूसरे से जोड़ करके रखती है तो हमारे एनवायरनमेंट का निर्माण होता है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर कहीं इधर उधर हो जाती है तो हमारा लाइफ सिस्टम पूरा डिसबैलेंस हो जाता है। All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem। यानी कि जब लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से इंटरेक्ट करके एक ही जगह पर एक समाज का निर्माण करता है। एक जैसे हम जंगलों को देखिए, जंगल में दो चीज़ें हैं, पेड़ पौधे मिट्टी भी है और एट द सेम टाइम वन्य पशु भी हैं, यानी कि फॉरेस्ट एनिमल्स भी हैं। ये सब एक दूसरे से मिलजुल करके अपने जीवन को यापन करते हैं। बंदर को पेड़ चाहिए जिन पे वो उछल सके, उन पेड़ों पे उसे फल चाहिए जिसे वो नोच करके खा सके, और फिर वो पेड़ों को लगने के लिए मिट्टी चाहिए, बारिश चाहिए, पानी चाहिए। तो ये पूरा इकोसिस्टम का निर्माण होता है, जिसमें इकोसिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। आज सामने आपके एक पेड़ दिख रहा है, लेकिन ये पेड़ नहीं दिखता अगर नीचे मिट्टी नहीं होती। तो इस लिविंग थिंग ने उस मिट्टी जो कि नॉन लिविंग थिंग है उससे इंटरेक्ट किया ताकि ये हमें शुद्ध ऑक्सीजन दे सके, फ्रेश एयर दे सके। तो इस तरह से इकोसिस्टम का निर्माण होता है। Thus an ecosystem consists of biotic component comprising living organism and abiotic comprising physical factor like temperature, rainfall, wind, soil वगैरह वगैरह। ये मैंने बता दिया, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे व्हाट आर बायोटिक सब्सटेंसेस तो आप बोलेंगे लिविंग थिंग्स आर बायोटिक सब्सटेंसेस, और अगर आपसे पूछे व्हाट आर एबायोटिक सब्सटेंसेस एट द सेम टाइम योर आंसर विल बी दीज आर सॉइल, रेनफॉल, वाटर, सनलाइट वगैरह वगैरह। ओके, सो ये दोनों में इंटरेक्शन है। कहते हैं धूप में जाओ विटामिन डी मिलेगा, तो मतलब उससे इंटरेक्ट करो, बिना इंटरेक्ट किए। प्यास लगी है तो पानी पियो, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों में इंटरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स सच एज ग्रासेस, ट्रीज, फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स लाइक रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर and animals like frog, insect and birds। all this living system interact with each other in the same area। जो हम लोग देखते हैं, कभी आप गार्डन में चले जाओ, जू में चले जाओ, वहाँ देखोगे डिफरेंट पौधे भी देखेंगे, डिफरेंट एनिमल भी देखेंगे, दो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, ग्रास ऊपर कहाँ दिखेगा? जहाँ ग्रास होगा, हाँ, जहाँ ग्रास ऊपर होगा वहाँ पर क्या होगा? फ्रॉग होगा, जहाँ फ्रॉग होगा वहाँ स्नेक होगा, तभी तो ये फूड साइकिल बनेगी। हम लोगों ने पढ़ा ना फूड साइकिल। तो ये एक भोजन की श्रृंखला बनती है, हम लोग जिस पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से चेन बना हुआ है। कि जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि ग्रास को ग्रास ऊपर खाएगा, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा। इस प्रकार से एक चेन बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, इसी को हम लोगों ने इकोसिस्टम का नाम दिया है, ठीक है। अब चलिए अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स आर। अब ये तो एक इकोसिस्टम हम लोगों की लाइफ, इसके अलावा क्या है? फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम, अभी हमने आपको बता दिया। पॉन्ड्स, ऑब्वियसली पॉन्ड्स है तो उसके आसपास में अपने एल्गी वगैरह दुनिया जहाँ तमाम चीज़ें आप लोग देखते हैं, पॉन्ड्स, तालाब।
उसके बाद नेक्स्ट यानी कि झील, वो भी अपने आप में इकोसिस्टम ही है एक प्रकार का। कुछ नेचुरल सिस्टम लाइक वाइल्ड गार्डन, क्रॉप फील्ड और ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये खेत आपके सामने जो दिख रहा है ये ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है, यानी इस खेत में अभी बहुत छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसमें होंगे जो अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। जब तक ये फसल इस खेत में रहेगी तब तक वो भी रहेंगे, और जब ये फसल काट दी जाएगी तो वो भी चले जाएंगे। तो जो खेतों में हम खेती करते हैं उसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं, याद रखिएगा। जो इंसान खेतों में कृषि करता है उसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना धान के खेत में वहाँ जाना, सांप छिपा रहता है उसमें, तो वो सांप के लिए हैबिटेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है अच्छा खासा, मॉइस्ट जमीन मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में मेढक बाहर आते हैं, टर 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 की आवाज़ आती है। उनका टाइम होता है जिस टाइम में उनको उनकी बॉडी इतनी गर्म हो जाती है कि वाटर डिमांड उनकी बढ़ जाती है। इसी को हम लोगों ने पहले पढ़ा था, समर स्लीप और विंटर स्लीप। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो गर्मियों में गायब हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो जाड़े में गायब हो जाते हैं। तो ठंड के दिनों में लिजर्ड्स कम दिखती हैं, गर्मियों में लिजर्ड्स ज़्यादा दिखती हैं। इससे क्लियर आप कर सकते हैं, उनको दिखने से आप बता सकते हैं। मच्छरों को ही ले लो, हालांकि अब तो मच्छर उठा के ले जाने वाले आ गए हैं, लेकिन फिर भी पहले एक समय में कहा जाता था कि ठंड में मच्छर कम लगते हैं और गर्मियों में, बरसात में ज़्यादा, ठीक है ना। अब चलिए अगली एक एक्टिविटी फिर करते हैं। देखिए ये वीडियो इस तरह से बनाया जा रहा है कि किसी बच्चे को सिर्फ इस वीडियो को देखना है, उसको एनसीईआरटी रिवाइज नहीं करना है, वो केवल सुनेगा इस वीडियो को और उसकी चैप्टर खत्म हो जाएगी। ये वीडियो 1 घंटे का बने या 1.5 घंटे का बने या 2 घंटे का बने, लेकिन उसका एक वीडियो से ही सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि हर लाइन पर हमारा फोकस है। और इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, हमने आपसे पहले भी कह दिया कि हम अपने चैनल के माध्यम से फिजिक्स की अलग एक प्लेलिस्ट, केमिस्ट्री की एक अलग प्लेलिस्ट, बायो की एक अलग प्लेलिस्ट अगले 15 दिनों के अंदर में चैनल पे अपलोड कर देंगे, जिसमें बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 50-50 क्वेश्चंस का एक सेट बना करके मैं सॉल्यूशन के साथ उनको दूंगा। 50-50 क्वेश्चन, जो कि बहुत मायने रखता है। उसमें ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को मैं डिटेलिंग में बताऊं, गाइडेंस पूरी रहेगी। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया रिप्रोडक्शन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। उनमें कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे जिनको मैं सॉल्व भी कराऊंगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनको मैं रेफरेंस दे दूंगा कि आंसर आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे मिल जाएगा, और इसमें गाइडेंस इस तरह से करके इस हफ्ते में मेरी उम्मीद है कि मार्च के महीने में तकरीबन ऐसी 20 प्लेलिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें आपका साइंस और सोशल पूरा अच्छे से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टच कर दिया जाएगा, ताकि आप अप्रैल में जब 26 तारीख को सेंटर पे जाएं तो आपको इस एकमात्र चैनल को देखने से आपकी पूरी सैंपल पेपर क्लियर हो जाए। इसमें भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये जो वीडियो बनाऊँगा इसमें मैं 5-6 बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े नामी ब्रांड्स के सैंपल पेपर को एक साथ कलेक्ट करूंगा। उसमें नाम बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे खुद ब खुद जानते हैं कि बड़े नाम में से क्या क्या नाम है। उन सब नामों के सभी क्वेश्चन से टैली करके ऐसी पहली वीडियो आप लोगों के सामने 2 दिन बाद, यानी कि थर्सडे को रिलीज़ होने वाली है। थर्सडे को ऐसी पहली वीडियो आएगी जिसमें आपको मैं बायो के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, टॉप 50 क्वेश्चंस। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और शॉर्ट्स भी बना करके लिंक प्रोवाइड करेंगे, ताकि बच्चे कम समय में सीधे उन क्वेश्चंस के एक पीडीएफ को डाउनलोड वहां से कर लें और अपनी पढ़ाई कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ दिस एक्टिविटी 15.3। अब यहाँ देखिए कह रहा है यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम। आपने घर में एक्वेरियम देखा ही होगा, शीशे की कांच की बनी एक घर होती है जिसमें थोड़ा सा पानी होता है, चंद जंगली फूल पौधों का एक फोटो होता है, कुछ पत्थर होते हैं और उसमें कुछ मछलियाँ तैर रही होती है। हालांकि सब कुछ उसमें आर्टिफिशियल होता है, न वो पानी नदियों वाली पानी होती है, न वो पेड़ पौधे उसमें असली होते हैं, न उसमें जो पत्थर होते हैं वो नदियों वाले पत्थर होते हैं, लेकिन एक डिज़ाइन करके उस फिश को एक इल्यूजनल वर्ल्ड में छोड़ दिया जाता है, ताकि उसे ये लगे कि मैं अपनी ही दुनिया में हूँ। ठीक, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी क्रिएट एन एक्वेरियम। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने बताया कि भाई एक्वेरियम बना रहे तो मछली को जंगल पानी के अंदर वो जब तैरती है तो उसको कुछ घास फूस दिखते हैं, तो उसमें घास वास जरूर डालो। उसको कुछ अन्य वन्य जीव के भी कुछ उसमें डाल दो, जैसे कुछ स्टार फिश डाल दो, कुछ जेली फिश डाल दो, 1-2 मतलब कुछ ऐसे जीव डाल दो जो एक्वेटिक लाइफ में उस मछली को उस पानी के अंदर दिखता है, ताकि वो सब आपस में इंटरेक्ट कर सके, है ना। इसके बाद वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू एन ऑक्सीजन पंप, जिसे हम लोग एरेटर कहते हैं, एंड फिश फूड विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। आपने देखा होगा कि उस कांच के घर में ऊपर में एक बबल फॉर्मेशन के लिए पानी में डाल दिया जाता है, वो कंटिन्यू बबल देता रहता है। पानी में मोशन क्रिएट करने से ऐसे अगर लंबे समय तक उसमें एयर पास करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ता है। और जाहिर सी बात है, छोटे से कांच के घर में उस मछली को रखेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो एक मछली मरेगी और एक से सारी धीरे धीरे मर जाएगी। इसलिए ऑक्सीजन का ध्यान उसमें देना है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मेरा ध्यान आप लोगों पे भी है।
If we add a few aquatic plant and animal, it can become a self-sustaining system. कुछ इसमें हम लोग कुछ प्लांट्स वगैरह ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा उनको भी अच्छा लगेगा, खुद टू खुद उसी में किए हुए. You know, think how this happens. An aquarium is an example of human-made ecosystem. आप इस एक्वेरियम को देख करके बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ये मानव द्वारा निर्मित इकोसिस्टम है. दो बातें हो सकती है. अभी मैंने कहा कि कृषि एक बेस्ट एग्जांपल है, एग्रीकल्चर एक बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर आप खेत को देखते हैं तो खेत देख के क्लियर पता चल जाता है तितलियां उड़ रही हैं, शाम में कुछ वो फ्लाइज वगैरह आंखों में पड़ती हैं धान वान के खेत में से, तो आप कहते हो कि खेत में से ये कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं. तो आपने खेती की और वो आकर के वहां पर एडजस्ट कर गए. आप गांव में एक खेत में गड्ढा करते हैं, उसमें पानी भरते हैं, उसको एक पोखर का रूप देते हैं, उसमें आप वन्य जीवों को पालते हैं तो वो इंटरेक्ट करके वो भी उसमें कहते हैं बहुत सारी मछली हो गई है, उनका प्रोडक्शन चालू हो जाता है, उसमें रिप्रोडक्शन उनका जारी रहता है, 1 से 100 हो जाती है. यानी कि यहाँ भी ये ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है. घर में जो हमने इकोसिस्टम बनाया उसके लिए, उसमें मछली को ये फील होगा कि हम पानी के अंदर है, लेकिन वास्तविकता में वो अंदर नहीं है, वो हमारी बनाई गई दुनिया में है. उसी प्रकार से अगर सरल भाषा में कहें, अगर साइंस से थोड़ा हट के सुपर नेचुरल साइंस पे जाएं तो ईश्वर का बनाया हुआ इल्यूजन है, जहाँ पर हमें लगता है कि हम एक फ्लैट सरफेस पे खड़े हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारा अर्थ जो है वो गोल भी नहीं है, थोड़ा अंडे जैसा है. आधा तो ये भी प्रॉब्लम है. रसगुल्ले जैसा गोल दिखाते हैं. पहले के महाभारत में पृथ्वी उड़ते हुए थर्माकोल का पृथ्वी उड़ाते थे, भगवान एक लात मार रहे हैं उधर से उसी पृथ्वी पैर मार खड़े हो गए, नदी में खुद डूब गए पृथ्वी. पहले तो सोलर सिस्टम का जितना मजाक पहले रामायण महाभारत में बनाया गया है पुराने समय में, पहले एक सीरियल देख लीजिए 90s के दौर के सीरियल, उसमें मतलब स्टार क्लियरली पता चलता था कि चमकौआ कोई चीज़ मतलब लटका दिए आसमान में, उसके बीच में देवी देवता घूम रहे हैं और धुआं जबरदस्त, जैसे लगता था कि 100-200 गोईठा जला करके वहाँ छोड़ दिया गया. हाँ, और तीर तो गजब होता था. तीर में पहले से ही वाटर फायर ये सब सेट रहता था. कौन सा मंत्र मारे उधर से पूरा गया, तुरंत पानी उन्हें फेंक करके बारिश बुझा के चला. 1 से 3 तीर बन जाना, 3 से 5 बन जाना. तीर जो था तलवार को काट देता था, कसम से क्या निशाना होता था. गदा लेकर के दुश्मन आ रहा है तो गदा के साथ साथ उसका हाथ भी कट जाता था एक ही तीर से, और गदा भी कट जाता था. एक तीर से 100 शिकार. वो पहले का सीन था. अभी का We have seen in earlier classes that organism can be grouped as producer, consumers and decomposers. अब देखिए पहला चीज, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं, जो पैदा करते हैं. कंज्यूमर्स यानी कि हम लोग खा रहे हैं हर चीज. प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं, वी आर कंज्यूमर्स. एंड एक हैं डिकम्पोजर्स. अब हम मर जाएंगे, हमको कोई गाड़ देगा तो ये बैक्टीरियल एक्शन हमारी बॉडी को डिकम्पोज करेगा. सड़क पे आपने बेस्ट एग्जांपल दिखा रहे हैं, कुत्ते टहलते रहते हैं, एक कार आती है उनको ये उड़ाती है, साउथ फिल्मों के स्टाइल में मर जाते हैं. फिर मिट्टी के किनारे में 2-4-5 दिन तक उनका लाश वैसे ही पड़ा रहता है, और फिर धीरे धीरे कोई उठाता नहीं और आप देखते हैं वो डिकम्पोज होना, उसकी बॉडी शुरू हो गई. दूर दूर तक उसका एक बैड स्मेल आपको सुनाई देता है, और धीरे धीरे सुनाई नहीं देता, मतलब महसूस होता है. अब वो स्मेल महसूस होता है और धीरे धीरे धूप और बैक्टीरियल एक्शन के जरिए एक टाइम के बाद आप जाते हैं तो वहाँ केवल आपको एक स्केलेटन सिस्टम दिखता है. ये चीज़ें बेस्ट एग्जांपल है जहाँ पर आवारा पशु वगैरह ऐसे ही मर जाते हैं. तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपने देखी. पौधों ने प्रोड्यूस किया, हमने कंज्यूम किया, और अगर हम चले गए तो बैक्टीरियल एक्शन के जरिए उसको डिकम्पोज किया गया. अब ये पेड़ है, इस पेड़ से एक पत्ता गिरा, ठीक, अगर ये पत्ता हमारे यूज का है तो ठीक है, नहीं तो जानवरों की यूज का होगा, बकरी की यूज का होगा, काऊ की यूज का होगा, बफेलो की यूज का होगा, जो हर्बीवोर्स है उनके यूज का होगा. और सोचो अगर ये किसी की यूज का नहीं हुआ और गलती से ये मिट्टी में चला गया तो मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया की यूज का है, उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करके मैन्योर का रूप ले लेगा और मिट्टी में जा करके मिल जाएगा. और इस तरह से आपने देखा भी होगा, लोग कहते हैं कि जो आपके गार्डन में जो पत्ते होते हैं उनको जलाने से बेहतर है उनको पाउडर फॉर्म में अपने पॉट्स में डाल दीजिए, वो एक बहुत अच्छा मैन्योर का वर्क करेगा. According to the manner in which they obtain their sustenance from the environment, let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us. चलिए थोड़ा सा जो हम लोग क्रिएट किया उसके विषय में पढ़ते हैं. Which organism can make organic compound like sugar and starch from inorganic substance using the radiant energy of sun in the presence of chlorophyll? पहला प्रश्न, कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो चीनी और स्टार्च जैसा मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको पता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको बना देगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के मदद से. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसके मदद से बना देगा. सन इज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल.
All green plants and certain blue-green algae which can produce food by photosynthesis come under this category and they are called producers. सिंपल, अभी हम लोगों ने इसका पहले भी डिस्कस कर लिया था। आपसे पूछा कि कौन ऐसा है जो चीनी बना देगा, कौन शुगर बना देगा, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लांट्स। ये प्लांट्स बना देंगे, क्यों? क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे एक्ट एज प्रोड्यूसर्स विच मेक देयर ओन फूड एंड गिव अस टू ईट। वही हमें बना करके हमें खाने के लिए देते हैं। सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। सो आपसे अगर पूछा जाएगा हु आर प्रोड्यूसर्स, तो बोलिएगा दोज हु आर प्रोड्यूसिंग देयर फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, क्योंकि हम ऑर्गेनिक चीजों को खाएंगे ना। ठीक, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस। मतलब हम अपने जीवन के लिए या तो उन पे डायरेक्ट निर्भर हैं या इनडायरेक्ट निर्भर हैं। अब ये दोनों चीजों को देखिए, दीज ऑर्गेनिज्म व्हिच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस इधर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर्स। हम लोग कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उसके यूज करते हैं। कंज्यूमर्स कैन बी क्लास्ड वेरियसली एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट्स। बचपन से आपने पढ़ा हर्बीवोर्स जो घास वास खाते हैं, तो उसके बाद आपका कार्निवोर्स है जो मांस खाते हैं, ओमनीवोर्स जो घास और मांस दोनों खाते हैं, एंड पैरासाइट्स जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स? बहुत सारे एग्जांपल आप दिए जा सकते हैं। नाउ दिस इज द सिचुएशन व्हेन, इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू कैन डू द क्लीन, you do not clean the aquarium and some fish and plant have died. Have you ever thought what happens when an organism dies? This microorganism comprising bacteria and fungi break down the dead remains and waste, produce products of organism. This microorganism are decomposers as they break down the complex organism. एक्वेरियम में आप कुछ दिन ऑक्सीजन का सप्लाई मत करिए, 8-10 मछलियाँ सब मर जाएंगी। आप धीरे धीरे देखेंगे पानी में ही उनका बॉडी सड़ रहा है, सड़ के गल के सब वो पानी में ही मिल गया, पानी का रंग एकदम गंदा हो गया। यानी कि पानी के अंदर में ही कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने उस बॉडी को डिकम्पोज की। सो दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। क्या कहेंगे उनको? डिकम्पोजर्स कहेंगे। उन्होंने डिकम्पोज कर दिया। What will happen to the garbage and dead animal plant in their absence? Will the natural replacement of soil takes place even decomposers are not there? क्या ऐसा होता है क्या कि जब डिकम्पोजर्स न हो, क्या इस तरह की कोई चीज़ें आपको देखने के लिए मिली है कि जो आपने गार्बेज छोड़ा था या जो डेड एनिमल्स को छोड़ा था वो सॉइल में जाकर के अपने आप मिल जाए? तो ऐसा तो नहीं। अगर आपको जीव का एक्शन नहीं होगा तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। अच्छा, इसके बाद अब फिर एक छोटा सा एक्टिविटी, इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस एक रीडिंग जैसी है, कुछ कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, ये जो मैं पढ़ा रहा था अभी थोड़ी देर पहले वो आ गया, इससे क्वेश्चन जरूर है। कुछ और भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा जिनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। व्हाइल क्रिएटिंग एन एक्वेरियम डिड यू टेक केयर नॉट टू पुट एन एक्वेटिक एनिमल विच वुड ईट अदर्स? आप एक्वेरियम बनाते थे, बात का खास ध्यान रखते हैं कि आप ऐसे जीव एक्वेरियम में कभी नहीं रखते हैं जो दूसरे जीवों को खा जाए। आप जस्ट मछली रख रहे हैं और उसी में एक मगरमच्छ डाल दें एक्वेरियम के अंदर में, तो क्या होगा? पहले बात है कि एक्वेरियम में मगरमच्छ आप डाल नहीं पाएंगे, उतना बड़ा बनाए, और अगर गलती से अगर आप मगरमच्छ का बच्चा डाल देते तो सारा उसको खा जाएगा, और जब आप उसको पकड़ने जाएंगे तो आपको खा जाएगा। इस प्रकार से ना मछली बचेगी ना आप, इस प्रकार से आप मछली का भोजन बन जाएंगे, जिसको MKB कहते हैं, मछली का भोजन। ठीक है, तो मेक ग्रुप एंड डिस्कस हाउ ईच ऑफ दिस ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर। अब चलिए बच्चों, इसी को हम लोग सिंपली जानने की कोशिश करते हैं कि नए टॉपिक के जरिए, जिसे हम कहते हैं फूड चेन। फूड चेन का मतलब होता है भोजन श्रृंखला। भोजन यानी कि हम हर चीज़ को तो नहीं खाते, हम जिस चीज़ को खाते हैं उसको कोई और चीज़ खाती होगी, फिर उसको कोई और चीज़ खाती होगी, और इस तरह से हमारा ये इन्वायरमेंट बना है। जहाँ पर अभी मैं कहूँ कि मैं जा रहा हूँ 1 किलो घास खाने, तो आप कहोगे कि सर क्या बात कर रहा है, घोड़ा है क्या? आपके दिमाग में ही आएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि मैं जा रहा हूँ 1 किलो आटा खाने, तो आप कहोगे कि हाँ मैं भी कि आटा खा मतलब रोटी वगैरह खा सकते हैं सर, वो खाने योग्य चीज़ है। यानी कि हमारी बॉडी क्यों उस घास को नहीं खाती? क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स नहीं है जो स्टार्च पे इतना तगड़ा एक्शन करे कि हम घास को पचा सकें। और फिर तो आपको पता ही है कि जो ऐसे जीव होते हैं उनकी इंटेस्टाइन का साइज हमसे थोड़ा अलग होता है, एक बात पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये डायग्राम आपको ये शो करता है कि हम किस तरह से एक दूसरी चीज़ों पर डिपेंड है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्री प्लांट वगैरह को दिखा रहा है, यहाँ पे डियर दिखा रहा है, मतलब कि ये इस पे जीवित रहता है, ये इसको खाएगा तो जिंदा रहेगा। इसको जाहिर सी बात है बाघ मामा आएंगे उसको खा जाएंगे, अरे बिल्ली मौसी के भाई बाघ मामा, ठीक है, ये आएंगे खा जाएंगे। अब नीचे चलिए, छोटे छोटे पौधे हैं, यहाँ पर आपको एक ग्रास ऊपर दिखा, ग्रास ऊपर के ऊपर फ्रॉक दिखा, फ्रॉक के ऊपर स्नेक दिखा, स्नेक के ऊपर ईगल दिखा। बचपन से हम लोगों ने ये भी फूड चेन पढ़ी है। तीसरी देखिए यहाँ पे फूल पत्तियाँ, यहाँ पे ये देखिए जंगल झाड़ में बिच्छू दिखा,
अब ये बिच्छू देखिए, ये सांप है, सांप इसको खाएगा, और सांप को ये देखिए बत्तख है, अरे मछली हो, अरे मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये बिच्छू है, बिच्छू है, इस बिच्छू को मछली खा रही है, इस मछली को बत्तख खा रहा है। आप देखते हैं लंबी चोंच वाला जो पानी में रहता है, ताक में रहता है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी, संस्कृत में कहा गया है। तो ये बको ध्यानम यानी कि ये बकुला, ये बहुत ध्यान से पानी में एकदम जैसे मछली को देखेगा पटाख से मारेगा, चोंच से एकदम धर के घुट जाएगा, खड़े मछली दबाता है। तो यहाँ पर आप लोग ललचिया गए होंगे, मछली खाने को मिला नहीं होगा, गरीब आदमी। खैर, तो ये एक चेन है बच्चों, देख लीजिए। अब घुमा फिरा करके ये चेन हमें ये बताता है कि अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग उनके प्रोड्यूसर्स होते हैं, और उन प्रोड्यूसर्स के अलग कंज्यूमर्स होते हैं, और उन कंज्यूमर्स के भी आगे कंज्यूमर्स होते हैं। और फिर कहीं ना कहीं अब ऐसा तो है नहीं कि इनको ये खा गए, इनको ये खा गए तो ये नहीं मरेंगे, ये भी मर जाएंगे एक दिन। ठीक है, माना इनको कोई, अब किसी शेर का शिकार कोई कुत्ता नहीं करता, ये तो मिथुन का डायलॉग हो गया। खैर, मतलब इनका शिकार नहीं कोई कर रहा, लेकिन ये भी इनकी भी मौत आएगी, ये मरेंगे। तो जंगल में फिर छोटे छोटे जो कल तक इनके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे, वैसे कौवे इनकी बॉडी को चील नोच के खाएगा। जब तक ये जीवित है, इसके पास हाथी जाने से भी घबराएगा, लेकिन जब ये मर जाएगा तो इसको चील कौवा नोच खाएगा। क्या शायरी है, बढ़िया, निकल गया अचानक से। We have formed a series of organisms feeding on one another. This series of organisms taking part at various biotic levels forms a food chain. यही बच्चों food chain है। Each step or level of the food chain forms a trophic level, and this autotrophs or the producers are the first trophic level. They fix the solar energy mix available for heterotrophs or consumer. मतलब बच्चों ये ट्रॉपिक लेवल है। ट्रॉपिक लेवल का पहला ट्रॉपिक लेवल का ये पहला पड़ाव है, जहाँ पे आपको ऑटोट्रॉप्स दिख रहे हैं। ये ऑटोट्रॉप्स वो हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। अब इनके बाद ट्रॉपिक लेवल पे जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक के बाद जब आप सेकंड लेवल पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं हर्बीवोर्स, जो इन पे डिपेंड है। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है। ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स है। डियर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। यहाँ पे ये ग्रासहोपर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। यहाँ पे ये बिच्छू क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। जो जैसे ही कोई प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, ये इमीडिएट उसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, and then further small carnivore secondary consumer at the third and large carnivore at the tertiary consumer at the fourth trophic level। इस तरह से एक एक लेवल पे बढ़ते गए। पहले घास को टिड्डे ने खाया, अब इस टिड्डे को मेंढक खाएगा, तो मेंढक सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आ गया। फिर इस मेंढक को भी स्नेक खाएगा तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल हुआ। फिर इस स्नेक को भी ईगल खाएगा तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। इस प्रकार से उस ईगल को भी कोई खाएगा, कोई उसको नष्ट करेगा। तो इस तरह से एक चेन बन गई, यानी ये सब एक दूसरे पे डिपेंड है। इनमें से कोई भी एक चीज मिस करेगी तो आदमी जीवित नहीं रह, मतलब वो जीव जीवित नहीं रह पाएगा। We know that food we eat acts as fuel to provide us energy to do the work। यानी कि जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, वो सारे जीवों में एक खासियत है, उन सारे जीवों में खासियत देखी जाती है, और वो ये सब एक दूसरी चीजों पे डिपेंड करते हैं। और क्या करता है ये भोजन? ये भोजन हमें देता है ऊर्जा, ताकत। ये ऊर्जा और ये ताकत हमें इस प्रकार से देता है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, ताकि हम उससे कोई काम कर सकें। कैपेसिटी टू डू द वर्क इज नोन एज एनर्जी। हमने फिजिक्स में पढ़ा था। व्हाट इज एनर्जी? तो कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एक छोटे बच्चे से हम कह रहे हैं थोड़ा सा मेरी बाइक को उठा करके ले आना, तो बच्चा तो खुद ही नहीं चल पा रहा था बाइक, लेकिन वो जब बड़ा हुआ, लाइक खली और बड़े बॉडी बिल्डर टाइप का हुआ, हम बोले तो बाइक उठा के हमारे ऊपर फेंक दिया और हम उस बाइक के नीचे दब गए। तो ये दोनों चीज़ें एनर्जी के हिसाब से होती है। तो कौन व्यक्ति कितनी कैपेसिटी रखता है किसी चीज़ के लिए काम करने के लिए, वही एक ऊर्जा। हालांकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी एक फिजिक्स का लॉ। फिलहाल हम लोग फिजिक्स से हट के कुछ पढ़ रहे हैं। देखिए, तो अब देखिए, thus interaction among various components of environment involves flow of energy from one component of the system to another। यानी जाहिर सी बात है, इंट्रैक्शन में एक चीज दूसरे चीजों पे डिपेंड रहेगी। As we have studied, the autotrophs capture the energy present in the sunlight and convert into chemical energy। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो स्वपोषी होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप्स मतलब स्वपोषी, जो खुद का पोषण करने वाले होते हैं, वो सनलाइट और वाटर का इस्तेमाल करके वो अपने अंदर में केमिकल एनर्जी में उन चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं और फर्दर अपने लिए भोजन बनाते हैं। दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू द हेटेरोट्रॉप एंड डिकम्पोजर्स। अब यहाँ से ये जो फसल तैयार होगी, इसको खा करके हम लोग कंज्यूमर्स हैं, हम लोग खाएंगे, और फिर इस तरह से ये डिकम्पोजर्स तक पास होगी।
However, as we see in the previous chapter, sources of energy, पिछले चैप्टर में अगर देखें, when one form of source is changed to another, some energy is lost to the environment in forms which cannot be used again. अब जाहिर सी बात है कि पानी है, पानी को हमने बॉयल किया, हम पानी को भाप बना रहे हैं, तो वाटर लिक्विड से जब गैस के रूप में गया तो कुछ एनर्जी उसमें से एटमॉस्फेयर में इधर उधर हो गई। सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हमने हमेशा पढ़ा है कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ, सम एनर्जी लॉस्ट इन द एनवायरमेंट, द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट हैज बीन एक्सट्रीमली स्टडीड एंड इट हैज बीन फाउंड दैट। अब चलिए अब यहाँ से देखिए, अब एक एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको बताया जा रहा है कि हुआ क्या। The green plant in a terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into energy। यानी कि हमारे आसपास में जो पौधे हैं ये सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का 1%, लगभग 1% एनर्जी इस्तेमाल करते हैं सनलाइट का, जो कि इनके पत्तों पे पड़ता है और उसको ये फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। पहला लाइन है। दूसरा लाइन, व्हेन ग्रीन प्लांट आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे कि हमने उन ग्रीन प्लांट्स को खा लिया, अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरनमेंट एंड सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन एंड डूइंग वर्क एंड रेस्ट गोज टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अर्थात हमने जब उसको खाया तो कुछ तो उसमें की एनर्जी जो थी हमारे ग्रोथ में, हमारी बॉडी को फर्दर डेवलप करने में चली गई, और कुछ उसको खाने के बाद जो हमें ऊर्जा प्राप्त हुई उससे काम करने में। तो ये दो चीजें हो गई। An average of 10% of the food eaten is turned into its own body, मतलब लगभग 10% जो होता है फूड ईटन अपनी बॉडी में मेड अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, और ये 10% का एक लॉ बनेगा आगे जाकर। 90% जो था सो था, अब ये 10% रिमेन में आ गया आपके। फिर देखिए, therefore 10% cannot be taken as average, can be taken as average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer। यानी हर बार 10% जो है एक लेवल से दूसरे लेवल पे पास होता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको एक डायग्राम देखिए, ये देखिए ये पूरा मेरी फूड चेन्स दे रहे हैं, ये सारे फूड चेन्स में आपको ये कॉमन बात दिखेगी, ये 10% दिखेगा। ये 10% का मतलब कि इसने इसको खाया, तो इसने जो कुछ भी खाया, पचाया, कुछ एनर्जी में लगाया, कुछ किया, फिर अपना 10% इसने रिमेन रखा, फिर इसको इसने खाया, फिर उसने भी खाया, उसको खाया, पचाया, जो भी किया, फिर 10% उसने रखा। इस तरह से पूरी इन्वायरमेंट में सारी जो फूड चेन है उसमें 10% का एक लॉ चलता है। 90% इधर उधर हो जाएगा लेकिन 10% आपका रिमेन रहेगा। तो देखिए यहाँ पे लिख भी रहा होगा आगे, सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि इससे इसमें जाने के लिए सिर्फ 10% बचा है। फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स। हर फूड चेन में 3 से 4 स्टेप होता है मैक्सिमम, आप देख ही रहे हो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, काम खत्म। अब हम कहेंगे कि इसको ये खा रहा है, ये तो बेवकूफ़ी, शेर बेचारा चील कब खाता है, या हम कहें शेर ने मोर को खा लिया, अजीब लग रहा है, शेर मोर को क्यों खाएगा। तो हर लेवल पे, हर फूड चेन में आपको 3 से 4 लेवल दिखता है। There are generally a greater number of individuals at the lower trophic level of an ecosystem. The greatest number is the producer. सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूसर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग कंज्यूमर्स हैं ना, हमसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हैं। अगर गलती से प्रोड्यूसर्स कम हो गया और कंज्यूमर्स ज़्यादा हो गया तो हम आपको खा जाएंगे। सोचो कि अगर 1 महीने तक आपको कुछ ना मिले, ना चावल, ना दाल, ना सब्जी, ना कुछ भी नहीं, तो फिर इंसान भूख जब लगेगा तो क्या खाएगा? लास्टली इंसान को मार के खाएगा, जैसा कि पहले के युगों में हुआ करता था, जिसको हम लोग कहते थे नरभक्षी कहते थे हम लोग उनको। और पता नहीं हॉलीवुड में तो तमाम फिल्में बनती हैं, वैम्पायर्स पता नहीं क्या क्या उनको बोलते हैं, कि जो कि मतलब इंसानों का खून पी के जीते थे या जो भी है। तो वो सच है, वैसा ही होगा अगर ऐसा हुआ तो। The length and complexity of food chain vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more other kind of organism, which in turn are eaten by several other organisms. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown in series of branching of food chain. It's called food web. अब एक तो फूड चेन था जो सीधी सीधी इसको उसने खाया। अब ये पूरी फूड चेन को मिक्स कर दो। ऐसा नहीं कि इसमें कोई चीज़ों को, इनमें से कोई और चीज़ नहीं खा सकता है। अभी ग्रास को इसने खाया तो ये इसको भी खाएगा, क्योंकि हमने तो देखा, आपने भी देखा होगा कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं तो मेंढक उड़ के उसको खा जाता है, मतलब छलांग मार के खा जाता है। या फिर इनमें बहुत सारी ऐसी चीज देख रहे हैं, अब जैसे ये लोमड़ी देखिए, खरगोश को मार के खा जाएगी, यहाँ बिल्ली ये चूहे को मार के खा जाएगा। अब समझ रहे हैं बात को, यानी कि ये क्रॉस लिंक्ड है। अब इस घास को कौन कौन खा रहा है? चूहा भी खा रहा है, और चूहा भी कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स खाने लगता है।
अरे ये छुचुंदर चूहा जो है, ये खरगोश भी है। एट द सेम टाइम यहाँ आपको एक गोट भी दिख रही, बकरी, और एट द साइड ये भी कुछ अजीब टाइप का जानवरी आकार का कुछ ये भी है, ये बकरी टाइप का। तो ये क्या जंगल की उतनी चीज़ है। अब इस घास को तो, इस फल फूल को जो भी पेड़ है छोटा मोटा, इसको तो गाय भी खाएगी, भैंस भी खाएगी, तो बहुत सारे हर्बीवोर्स इस पर डिपेंड है। अब यहीं पर इसको दिखाया जा रहा है कि ये देखिए, ये घास को ये भी खा रहा है, माउस रैट जो भी खा, यहाँ पे ये दिखा रहा है छोटा छोटा ये कॉकरोच टाइप का जो बना हुआ है, ये भी इसको खा रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पर ये देखिए, मतलब सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं, कोई जरूरी नहीं। अब यहाँ देखिए ना, ये मछली है, ये मछली है आपके सामने दिख रही है, मछली है, और ये यहाँ पर ये मान लीजिए उल्लू, ये मोर है, या ये है, या बकरी है, या बिल्ली। बिल्ली कोई मछली मिल जाएगा तो बिजली मछली नहीं खाती है, खाती तो है, नहीं होता तो आपके घर में मछली बनता है तो बिल्ली से लोग बचाता क्यों? सोचिए, कॉमन सेंस अपना इस्तेमाल करिए कि हाँ ये चीज़ भी होता है, छोड़िए उस बात के बाद। तो यानी कि इस तरह से लोग आपस में मिलकर के चेन बना लेते हैं। अब देखिए, ये देखिए, ये सनलाइट है, सनलाइट सीधे पड़ा किस पे? प्रोड्यूसर्स पे, यानी ऑटोट्रॉप्स पे। इन ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन आ गए? हर्बीवोर्स, जो इनको खाते हैं, मतलब जो भी पेड़ पौधे से मिलने वाले जो भी हर्बीवोर्स होते हैं वो इस पर डिपेंड हो गए। इन हर्बीवोर्स को खाने के बाद अब देखिए हम लोग कार्निवोर्स हैं, अब जाहिर सी बात है कि कुछ लोग इसमें मांसाहारी भी हैं, एक फूड चेन श्रृंखला को दिखा रहा है। और एक टॉप कार्निवोर्स हैं, जैसे शेर है, हम चिकन खा रहे हैं, हम मटन खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, लेकिन हमें भी कोई खा रहा है जो इन सब चीज़ों को तो खा ही रहा है, मीट मछली मुर्गा बकरी बकरा तो खा ही रहा है, वो इंसानों को भी खा जा रहा है। वही हो गया आपका टॉप कार्निवोर, जो सबको खा जाए। ठीक, ये हमारे पेट में पड़ा हुआ पेड़ पौधा वो पूरा इंसान ले भी थे पूरा एकदम से। अब देखिए, एक मोड़ पर यहाँ ला करके हम इसको रोकते हैं और फिर हम इसको अगली सीरीज में फिर ऐड कर देंगे, एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं। Another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemical enter our body through the food chain. You have read in class 9 how water gets polluted. कभी-कभी क्या होता है कि गलती से हमारे अंदर में कुछ गलत केमिकल्स पानी के माध्यम से, खाने के माध्यम, बचपन से हम लोगों ने पढ़ा, क्लास 6, 7, 8, 9 में भी पढ़ा था कि टाइफाइड का मेन कॉज होता है, क्या होता है? थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड, एयर एंड वाटर। यानी कि फूड का मतलब गंदा दूषित खाना, पानी गंदा दूषित, या फिर एयर में भी प्रदूषण आ जाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी बीमार पड़ जाती है। वन ऑफ द रीजंस इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप फ्रॉम डिजीजेस। और इसका सबसे बड़ा कारण है जो हम अभी अपने फसल को बचाने के लिए तमाम केमिकल्स का छिड़काव करेंगे कि इससे कीड़े मकोड़े उस पर ना लगे। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि जो हमने इकोसिस्टम बनाए हैं कीड़े मकोड़ों के लिए, हमने खुद ब खुद उनके लिए गड्ढा खाना है कि हम तुमको खाने नहीं देंगे और हम उन्हें खाने नहीं देंगे, और उन पर एक लेप लग जाएगा वो केमिकल्स का, और फिर वो सीधे खेतों से आएंगे और साफ सुथरा होकर के हमारे घरों तक पहुंचेंगे और फिर से हम खा जाएंगे। जैसे अभी इसी खेत में अभी लौकी उगी हुई है, लौकी को ले जाओ कितना भी वॉश करो, लेकिन जो केमिकल उस पर है वो कहीं ना कहीं रह ही जाएगा, और वो फिर वो कटने के बाद आपके अंदर जाएगा, और इस प्रकार से वो आपको नुकसान भी पहुँचाएगा। These chemicals are either washed down from the soil or into the water body from the soil. These are absorbed by plant along with water and minerals from the water bodies, and these are taken up by aquatic plant and animals. यानी कि नदी को पोल्यूटेट कर दो पूरा ढंग से और बगल में आप लौकी की खेती कर दो सपोज, तो जो लौकी होगी वो पॉइजनस होगी। क्यों? क्योंकि जो सींचने के लिए पानी का इस्तेमाल हुआ वो पॉइजनस था, तो पानी तो उसको मिला, उसने अपना फोटोसिंथेसिस कर लिया, लेकिन नीचे से मिनरल्स के साथ साथ कुछ उसको पॉइजनस वाली चीज़ें मिल गई, जो चीज़ें हमारी बॉडी में बाई फूट गई और हम इस प्रकार से उस प्रदूषित भोजन का शिकार हुए और हम बीमार पड़ गए। कुल मिलाकर के इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव यहाँ पर आकर के समाप्त होता है। इसके बाद छोटी सी और एक टॉपिक है, इसको ऐड करके इसको 2 वीडियो और प्लस एक वीडियो में मर्ज करके भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल मेरा यही आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग सारी चीज़ों को घर पर जा करके फिर से अच्छे से पढ़ें और अगली वीडियो का इंतजार करें। अगले 2 दिनों में आपके सामने सैम्पल पेपर से एक्सट्रैक्टेड टॉप 50 क्वेश्चंस मैं लेकर के श्योरली आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।